Hello everyone, myself Sagar Anand, Faculty of Physics at Momentum Chhatra Sangh Chowk, Gorakhpur. Students, today we are going to discuss the M-Star paper which was held on 19th of December 2021. Student, this is a paper of class 10th, engineering aspirant students. चलिए शुरू करते हैं. पहला सवाल. A concave mirror forms the image of an object on a screen. If the lower half of the mirror is covered with an opaque card, the effect would be. हमारे पास एक मिरर है, कॉन्केव मिरर. ये कोई इमेज बनाता है. कह रहा है अगर यहां मान लेते हैं यहां पे एक इमेज बन रही है, ठीक है. अगर मान लो मैं इस मिरर को इस तरीके से किसी ओपेक कार्ड से ढक दूं, ऐसे ढक दिया हमने इसको, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने इस मिरर को थोड़ा सा काट दिया, है ना. इस मिरर को क्या किया, थोड़ा सा कट कर दिया, यहां से हटा दिया. क्या बताओ, मिरर तो इमेज अभी भी बनाएगा ना. मिरर तो है, इतना पोर्शन तो है ना मिरर का अभी, तो इमेजेस तो अभी भी बनेंगी क्योंकि अनंत लाइट रेस चल रही होती हैं. हाँ, ये जरूर होगा कि जो ब्राइटनेस होगी इमेज की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, द इमेज इज लेस ब्राइटर. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर. एक कॉन्केव मिरर के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब इमेज कैसा होता है. ऑप्शन ए है ऑलवेज रियल. नहीं, हमेशा रियल कहां होता है. अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो रियल तो नहीं, वर्चुअल होती है इमेज. ऑलवेज वर्चुअल, ऐसा भी नहीं है. वर्चुअल फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस. एंड चौथा ऑप्शन है वर्चुअल इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, वर्चुअल फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस. क्लियर. आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ. A concave mirror of radius of curvature r produce a real image n times the size of the object, then distance of the object from the mirror is. देखिए हमारे पास मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u. ये जानते हैं क्या, m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u. ठीक है. और हमें यह भी पता है दैट f इज इक्वल टू r बाई 2. ठीक है, या r इज इक्वल टू 2 टाइम्स f. ठीक. कह रहा है कि एक रियल इमेज है और मैग्निफिकेशन कैसा है, n टाइम्स है. तो अगर रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है. कैसा होता है, नेगेटिव होता है. तो हम इसे रख देते हैं माइनस n. फोकल लेंथ किसी कॉन्केव मिरर की कैसी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव. तो यहां भी माइनस f रख दिया अपॉन माइनस f, और ये माइनस u रहने देते हैं. जो निकालना है वो अपने आप साइन के साथ आ जाएगा. u निकालना है, चलिए भाई निकालते हैं. मल्टीप्लाई करें इसको, n टाइम्स f, n टाइम्स u इज इक्वल टू माइनस f, nu is equal to minus of f minus nf. u is equal to माइनस को कॉमन ले लिया जाए, n प्लस 1 इंटू f अपॉन n, और क्या f की जगह पे r बाई 2 रख सकते हो. तो u का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ऑफ n प्लस 1 r अपॉन 2 इंटू n. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हमें, ऑप्शन सी. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. अ सब्सटेंस इज बिहेविंग एज कॉन्वेक्स लेंस इन एयर एंड कॉनकेव इन वाटर, देन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्मॉलर देन एयर, ग्रेटर देन बोथ एयर एंड वाटर, ग्रेटर देन एयर बट लेस देन वाटर, ऑलमोस्ट इक्वल टू वाटर. देखें, क्या आपने कभी लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा है, that 1 upon f is equal to mu of the lens upon mu of the medium minus 1 in bracket 1 upon r1 minus of 1 upon r2. मान लेते हैं ये एक लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है.
क्या जनरली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लेंसेज का वो एयर से तो ज्यादा ही होता है, तो हम मान लेते हैं कि एयर से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, कॉन्वेक्स लेंस है, ये इस कॉन्वेक्स तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर हम इस लेंस को उठा करके एक ऐसे मीडियम में डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो, या फिर एक ऐसे मीडियम में डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो टर्म है इट विल बी लेस देन 1, जिसकी वजह से ये पूरी चीज नेगेटिव हो जाएगी, ये चीज तो एज इट इज बनी रही। इसका मतलब जो अभी कॉन्वेक्स था उस मीडियम में जाने के बाद क्या हो जाएगा, कॉनकेव, बदल जाएगा उसका फोकल, मतलब इट विल, इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, एयर से तो ज्यादा होगा उसका सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहां पर था कॉन्वेक्स के तरीके से, बट वाटर से क्या होगा, कम होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, ठीक है। अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5, द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस of focal length 20 centimeter is +2. To obtain a magnification of -2, the object has to be moved a distance equal to. कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है दैट m इज इक्वल टू f प्लस u अपॉन f अपॉन f प्लस u, ठीक है ना। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, m इक्वल टू f अपॉन f प्लस u। तो पहले केस में कह रहा है कि मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस किया गया है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा वो +2 है, ठीक है भाई, +2 ले लेते हैं, इज इक्वल टू फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की क्या ली जाती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस u, इसे सॉल्व करें, हमें मिल रहा है 40 प्लस 2u इज इक्वल टू 20, तो u का वैल्यू कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। मतलब पहले जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो लेंस से कितनी दूरी पर रखा था, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक। अब कह रहा है कि टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -2 द ऑब्जेक्ट हैज टू बी मूव्ड अ डिस्टेंस इक्वल टू, पहले जहां था उससे कितना ज्यादा आगे बढ़ाना होगा। तो अब देख लेते हैं, यहां पर -2 रखते हैं, फोकल लेंथ तो वही रही, यहां से u निकालने की कोशिश करते हैं, -40 -2u इक्वल टू 20, सॉल्व करें इसे, u का वैल्यू कितना आ गया, -30। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा हो तो हमें मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा, -2। इसका मतलब कितना मूव कराना पड़ेगा, पहले 10 पे ऑलरेडी था, अब 30 पर लाना है, कितना मूव कराना होगा, 20 सेंटीमीटर। तो कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है। आपने जब स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ा होगा, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि सिलियरी मसल ही होती है जो फोकल लेंथ को कंट्रोल करने का, आई लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को कम या अधिक करने का काम करती हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बदलने से ही फोकल लेंथ बदलती है, तो ऑब्वियसली बात है कौन सा ऑप्शन है, सिलियरी मसल्स, ठीक। अगला सवाल फिर से एक फैक्चुअल क्वेश्चन, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, जब हम TIR पढ़ रहे होते हैं तो क्या वहां पर लिखा होता है कि रेनबो फॉर्मेशन TIR और डिस्पर्शन दोनों होना चाहिए, डिस्पर्शन भी होना चाहिए और हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पंकज पांडे, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, मोमेंटम छात्र संघ चौक। हम लोग M स्टार का पेपर डिस्कस करने वाले केमिस्ट्री का इंजीनियरिंग 10th यानी 10th के इंजीनियरिंग का डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है। इजी क्वेश्चन थे हमारे पास। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अच्छा ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। रिएक्शन बोल रहा है H2 और Cl2 2HCl है, तो बोला टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है,
मतलब ये किस टाइप का रिएक्शन है? तो ये है हमारा रिएक्शन कॉम्बिनेशन टाइप का। कॉम्बिनेशन टाइप आपको समझ में आता है, अगर ए है और ए में कोई बी ऐड हो जा रहा है और ए बी बना रहा है तो इसी को तो कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उसी में अभी आपको समझ में आ जाएगा। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? ब्रेक होने वाला है। क्लियर है? और डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए ए है, बी है, इसके साथ सी ने रिएक्ट किया हुआ है तो सी यहां पे चले जाके बी को हटा दे, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारे पास क्या है आंसर? द रिएक्शन H2 plus Cl2 2HCl इज ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। एडिशन रिएक्शन भी इसी का एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे बोल रहा था वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप बताइए, सिर्फ आपको एक ही इसमें ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जो ब्रेकिंग फेनोमेना की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसमें देखो आंसर है हमारे पास सी। KClO3 की हीटिंग करते हैं तो O2 बनता है, O2। याद रखना ये बात, प्रिपरेशन ऑफ O2 जब हम लोग पढ़ेंगे कि O2 को कैसे बनाया जाता है तो एक वहां पे एक रिएक्शन आता है थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ KClO3। बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, ऑक्सीजन बनाने का भी एक तरीका है ये हमारे पास, और हमारे विद इन सिलेबस में ओलंपियाड वगैरह में कई बार पूछा गया है कि KClO3 की हीटिंग इफेक्ट बताइए। तो KClO3 का जब हीटिंग इफेक्ट होता है तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। याद रखिएगा, ये एक ऑक्सीजन बनाने का तरीका, ऑक्सीजन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से ये एक है। तो आपको जब ये रिएक्शन लिख के देगा तो इस पे डेल्टा लिख के देता है, तो डेल्टा का मतलब क्या होता है? हीट होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबंशन रिएक्शन। कंबंशन रिएक्शन बच्चों का रिएक्शन है। कंबंशन रिएक्शन में क्या होता है? अपन ए है, ए को ऑक्सीजन दे दे और उसके साथ उसको क्या हम करते रहते हैं? हीटिंग करते रहते हैं, तो हमको क्या मिलती जाती है? एनर्जी मिलती जाती है। कंबंशन का मतलब होता है जलना। ठीक है, तो आप बताइए इसमें क्या बॉइलिंग ऑफ वाटर कंबंशन रिएक्शन होगा? नहीं होगा। मेल्टिंग ऑफ वैक्स होगा? क्या नहीं होगा। पेट्रोल में आग लगाना, तुरंत जल जाएगा। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ पेट्रोल क्या है? कंबंशन रिएक्शन है। ये सब लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इजी इजी से क्वेश्चंस है हमारे पास। ये आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब मैं रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ के रखा हुआ है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या जाएगा बेटा? सी आंसर जाएगा। ए बी सी डी 4 उसमें दिए गए हैं, तो 4 में आपको क्लिक करना, तो आंसर जाएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना इजी है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक मेटल। अब ये बताओ कि मैग्नेटिक मेटल कौन होता है? मैग्नेटिक मेटल वो होता है जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाए, यानी मैग्नेट है वहां पे अट्रैक्ट हो जाए। तो इसका आंसर तो आंख बंद करके हम लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आयरन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन। ये आपको लेबोरेटरी मेथड आप लोगों से पूछने की कोशिश किया गया है कि कैसे आपको बनता है, तो आप आंसर याद रखिए इसका जिंक। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जब जिंक है और जिंक जब रिएक्ट करता है किससे? डाइल्यूट H+ से। अच्छा, डाइल्यूट H+ का मतलब हो सकता है कि हो सकता है डाइल्यूटेड H2SO4 भी हो, तभी भी ये कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा? हमको H2 गैस प्रोड्यूस करके दे देगा। तो इजी सा रिएक्शन है, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात है नहीं। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल। अब मैं आप लोग को एक छोटा सा यहां बना के दिखा रहा हूं और आप एक सेकंड में पहचान जाओगे कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। याद रखना, जो मेटल होता है हमारे पास, मेटल, और मेटल का अगर ऑक्साइड है हमारे पास, याद रखना अगर मेटल का ऑक्साइड होता है तो वो होता है बेसिक इन नेचर। याद रखिएगा कैसा होता है नेचर में? बेसिक इन नेचर, अगर मेटल का ऑक्साइड है। दूसरी चीज है अगर नॉन मेटल है हमारे पास, और नॉन मेटल का अगर ऑक्साइड है तो वो होता है एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये बात है। अब तुम बताओ, पीरियोडिक टेबल में इतना तो थोड़ा बहुत हमको ये आइडिया है कि इधर मेटल होते हैं और इधर नॉन मेटल होते हैं, यानी इस साइड से इस साइड में जाऊं, लेफ्ट टू राइट जाता हूं पीरियोडिक टेबल में, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होगा? एसिडिक।
क्लियर है? लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक। क्यों? क्योंकि इधर से जाने पे कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है? नॉन मेटल बढ़ रहा है। इधर मेटल होता है और इधर क्या होता है? नॉन मेटल। पीरियोडिक टेबल का जनरल फेनोमेना है कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मेटल होते हैं और राइट हैंड साइड में क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। तो पूछ रहा है कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड अपने आप बता दोगे कि सर वो तो खुद ही मेटल है, तो मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। अगर आपको कुछ और दे दिया होता, मान लीजिए कोई नॉन मेटल आप लोग को दे दिया होता, तो उसका ऑक्साइड कैसा हो गया होता? एसिडिक इन नेचर हो गया होता। बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है ये, पीरियोडिक टेबल में लिख के रखिएगा कि लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। इधर मेटल होते हैं तो इधर कौन होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं एसिडिक, मेटल के बेसिक। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20 इजी है। देखो पीएच स्केलिंग होती है 0 to 14, याद रखना 0 to 14 और बीच में होता है 7। 0 to 14 में बीच में होता है 7। तो 0 से अगर 7 किसी का पीएच वैल्यू आता है तो उसको बोलते हैं एसिडिक, और अगर 7 से ज्यादा और 14 से कम होता है तो उसको बोलते हैं बेसिक। और 7 नंबर पे क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है। तो याद रखिएगा कि जो बेस होता है, बेस, वो लिटमस पेपर रेड को भी चेंज कर देगा किसमें? ब्लू में, और ब्लू भी ब्लू ही रहेगा। तो याद करने का क्या तरीका है? बी से बेस और बी से ब्लू। क्लियर है क्या? बी से बेस और बी से ब्लू। रेड को टर्न करता है ब्लू में और ब्लू रिमेन अनचेंज, यानी ब्लू का कलर कैसा रह जाता है? ब्लू। यानी वो कौन सा होगा? बेस। तो बेस का पीएच वैल्यू 7 से 12 के बीच में आना चाहिए। आंसर देखिए, एक 1 है नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, तो आंसर क्या होगा? डी 10। क्लियर है? अगर आपको बस इतना पता होता है कि 0 से 7 तक एसिडिक होते हैं तो आप ऑप्शन इलिमिनेट करके भी इसका आंसर बता सकते थे। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा एक और शॉर्टकट जान जाओ कि एसिड, एसिड, एसिड मतलब क्या होता है? डेंजरस होता है, और डेंजरस का सिंबल क्या है? रेड। तो रेड से याद रखिएगा कि ब्लू लिटमस पेपर को एसिड किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में, और रेड रहता है रेड। ठीक है? इसमें रेड रिमेन अनचेंज रहता है और इसमें ब्लू रिमेन चेंज। रेड डेंजरस, डेंजरस कौन सा होता है? एसिड। तो एसिड से हम लोग रेड याद रखेंगे, बी से ब्लू। आंसर इजी था, पीएच स्केल से दिया गया था। नोबल मेटल डिसॉल्व इन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। नोबल मेटल किस में डिसॉल्व होता है? एक्वा रेजिया में। और एक्वा रेजिया क्या होता है? HNO3 और HCl का एक मिक्सचर होता है। ठीक है? अब अलग कहानी ये है कि सर नोबल मेटल क्या होते हैं? तो नोबल मेटल याद रखिएगा, प्लेटिनम एंड गोल्ड। क्या याद रखेंगे? प्लेटिनम एंड गोल्ड, ये क्या होता है? नोबल मेटल। अगर डायरेक्ट आपको दे दिया होता है कि यहाँ पे गोल्ड किस में डिसॉल्व होता है, तो आंसर हम फिर भी क्या हो गया होता हमारा? एक्वा रेजिया। ठीक है? आप लोग को बाकी ये कंफ्यूज करने को दिया गया था, HNO3 HCl दोनों का मिक्सचर वो होता है। ठीक है? नेक्स्ट है बेटा सोडा एस, फैक्ट बेस पे है सोडा एस Na2CO3। ठीक है? धोवन सोडा इसको बोला जाता है हिंदी में। जो लोग हिंदी में दिए होंगे उनको मतलब ये बातें पता होंगी। क्लियर है? तो यहां तक तो एकदम क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन इसका है, देखेंगे बहुत इजी सा क्वेश्चन है लास्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बेसिक सॉल्ट। ये कैसे बनता है? CH3COOH से हमको मिलता है कौन सा? सोडियम का एसीटेट। तो हमको पूछ रहा है कौन सा है बेसिक सॉल्ट, तो बेसिक सॉल्ट होता है हमारा CH3COONA। इसको जरूर लिख लीजिएगा इस वाले पॉइंट को। ठीक है? तो बस इतने थे केमिस्ट्री के क्वेश्चन हमारे 24 तक थे, 12 से 24 तक। बाकी अगर इसमें चेक करोगे तो ये क्वेश्चन देख रहे हो एकदम इजी इजी से क्वेश्चन है। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। एक दो रेडॉक्स से थे, थर्मल डिकम्पोजिशन से थे रिएक्शन, और जितना एक्सप्लेनेशन चाहिए था उससे ज्यादा ही मैंने आपको बता दिया है। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अवनीश मिश्रा, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट मोमेंटम छात्र संघ चौक गोरखपुर। आज हम लोग एम स्टार जो 19 दिसंबर को हुआ था पेपर, उसका मैथमेटिक्स पोर्शन डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए 25th क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1260 एंड देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है? तो आप पहले तो ये जानते होगे एक रिलेशन कि
दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, मान लो पहला नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये रिलेशन आपको पता होगा, ठीक है। तो आपने मान लिया कि एलसीएम क्या है, एक्स है, तो यहां पे आपको एक चीज मिलेगा, a इंटू बी इक्वल टू एलसी, मान लो एलसीएम x है तो x इंटू और एचसीएफ क्या है, y है। एलसीएम मान लिया x है और एचसीएफ y है, तो x इंटू वाई हो जाएगा। ये एक चीज आपको पता चली, ठीक। अब इसमें देखो क्वेश्चन में ये कह क्या रहे हैं कि सम ऑफ एलसीएम एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1260, मतलब x प्लस वाई जो है वो 1260 के इक्वल है। इसको इक्वेशन 1 बना लिया, ठीक है। और फिर ये क्या कह रहे हैं कि एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ। एलसीएम मतलब x एचसीएफ से कितना ज्यादा है, एचसीएफ से कितना ज्यादा है, 900, मतलब x इज इक्वल टू वाई में अगर 900 जोड़ दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां से मैं निकालूं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 900, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। 1260 प्लस 900 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0 और 6, ठीक है, 9 to 11 और 1 1 2, 2160 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू यहां से फाइंड करी जाए तो x इज इक्वल टू 2160 अपॉन 2 कर लेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 2 1 जा 2, 2080, 1080 हो जाएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू अगर निकालनी है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 से मेरे को क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 1260 माइनस 1080, ठीक है, ये मिला। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 माइनस 0, 16 माइनस 8 हो जाएगा, और यहां बचेगा 1, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 180। हमें क्या निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट, मुझे नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर मैं x इंटू वाई का प्रोडक्ट निकाल दूं तो वो a और b के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, 1080 में 180 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 1080 में 180 का मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो कितना मिल जाएगा आपको, 10, यहां देखिए 1080 मल्टीप्लाइड बाई 180 कर लेंगे तो लास्ट में 2 0 आना चाहिए, ठीक है। तो 18 0 जा 18 1 8 जा कितना होता है, 18 8 जा कितना होता है बताइए, 126, ठीक है। तो आपका 118, 0 जा 0 हो गया, 18 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 8 जा होता है आपका 18 इंटू 8, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 एंड 6 144, ठीक है। तो यहां पे 4 लिखा, आपका कैरी हो गया 14। अब 18 0 जा 0, तो फिर जो 14 कैरी था उसका 4 आ जाएगा, और 18 1 जा 18 और 4 कितना होता है 22, ठीक है। 18 और 4 119, तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा 194400, ठीक है, 194400, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन n टू द पावर 2n माइनस n टू द पावर 9 टू द पावर 2n माइनस 4 टू द पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी चेक कर सकते हैं। देखो n नेचुरल नंबर की बात करा है, तो अगर n के जगह पे 1 पुट करूं, n के जगह पे 1 पुट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 9 के पावर 2 माइनस 4 के पावर 2, 9 के पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा 81, 4 के पावर 2 मतलब हो जाएगा 16, 81 में से 16 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिल जाएगा 65, जो कि 13 से भी डिविजिबल होता है, 13 के भी मल्टीपल में आएगा,
और 5 के भी मल्टीपल में आता है। तो ऑप्शन तो मेरे को दिख रहा है 5 एंड 13। मैं एक और चेक कर लेता हूं, ठीक है, एक और चेक कर लेता हूं, n की जगह पे 2 पुट करके। n की जगह पे अगर 2 पुट करूंगा तो 9 टू द पावर 2 2 जा 4 माइनस 4 टू द पावर 4। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आप देखोगे कि ये 13 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा इसका प्रोडक्ट। मतलब ये जो आएगा ये 13 और 5 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। यहां से हमें मिल जाएगा कि ये 13 और 5 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 में बोले हैं कि एलसीएम ऑफ ए एंड 18, ए एंड 18, इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना है 36, ओके। और क्या बोल रहे हैं, एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2। ए एंड 18 का एचसीएफ जो है, यहां पे ये हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, यहां पर हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है। सो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है अभी पहला वाले क्वेश्चन में जो रिलेशन कि पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर कितना 18 इज इक्वल टू एलसीएम 36 इंटू एचसीएफ 2। यहां से ए की वैल्यू निकालनी है तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 2 अपॉन 18। 18 से डिवाइड करेंगे 36 2 टाइम, तो 2 2 जा 4, ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4, ठीक है जी। तो यहां से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर 27th नंबर क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, 28 देखते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ग्राफ दे रखा है आपको, और इसमें से पूछा है 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आपने ये आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक होता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। इसमें ये कंडीशन पढ़ा होगा कि अगर ए पॉजिटिव होता है तो ग्राफ जो होता है अपवर्ड पैराबोला होता है, और अगर ए नेगेटिव होता है तो ग्राफ जो है डाउनवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। तो यहां पे पैराबोला जो दिया है ये अपवर्ड है। अगर यह पैराबोला अपवर्ड है तो इसका मतलब हमें ए की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर। अब इसमें से ए जो है पॉजिटिव किस में है आपका, देख सकते हो आप, पहले ही ऑप्शन में ए पॉजिटिव है, पहले ही ऑप्शन में ए पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट आप आंसर क्लिक कर सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाकी किसी भी ऑप्शन में जो है ए पॉजिटिव नहीं है, तो यहां से आपको सीधे मिल जाएगा पहला जो है आपका क्या है, ऑप्शन सही है। क्लियर। आगे और भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेक कर सकते हैं बी और सी की वैल्यू, देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मतलब माइनस बी बाई 2a जो होगा वो पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। तो ये तो मुझे पता है कि a की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आने के लिए यहां पर माइनस है, तो b नेगेटिव होगा तभी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर ऊपर भी प्लस हो जाएगा, नीचे ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो मतलब यहां से मेरे को मिलेगा कि b क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। और c, अगर ये ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस को ऊपर काटता है तो c पॉजिटिव होता है, y एक्सिस को नीचे काटता है तो c नेगेटिव होता है। तो c यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, b यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो इससे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली पहले ही आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा 28 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहे हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है
2x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 9, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसमें बोला है कि इसके दो जीरोस का प्रोडक्ट कितना है, 3 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 3, देन थर्ड जीरोस क्या होगा। आपको पढ़ा होगा कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा जो होता है वो माइनस डी बाई ए के बराबर होता है, माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे डी कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा आपका 9, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। तो आपको दो जीरोस का प्रोडक्ट यहाँ पे दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है 3, गामा आपको नहीं पता है, इज इक्वल टू यहाँ पे आप रखोगे माइनस डी, मतलब माइनस 9 अपॉन ए कितना है 2। तो यहां से गामा अगर निकाला जाए तो थर्ड रूट आपका क्या हो जाएगा, -3/2, 3 से ये डिवाइड करेंगे तो थर्ड रूट आपका हो जाएगा -3/2, विच इज द ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और एक और कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि अगर कोई भी फैक्टर होता है तो वहां से उसकी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती है, x की वैल्यू। फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम अगर x प्लस 2 फैक्टर है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू -2 मिलेगी। तो x की वैल्यू -2 पर इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0, बाय फैक्टर थ्योरम। तो अगर मैं -2 पुट करूं तो -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -2 एंड प्लस 2b, ये 0 के बराबर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, बाई फैक्टर थ्योरम। यहां से अगर मैं देखूं तो -2a एंड प्लस 2b, यहां 2 2 जा 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। या -2 से दोनों तरफ अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे को मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +2। ये एक इक्वेशन हो रखा। एक इक्वेशन ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो इसी के नीचे लिख दीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो a प्लस ए हो जाएगा 2a, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 2 कितना 6, a इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3। अगर a की वैल्यू 3 मिली तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपको मिलेगा 3 प्लस b इज इक्वल टू 4, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू 3 मिलेगी, b की वैल्यू 1। सो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी। बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable is consistent then the lines represented by two equations are। आपने पढ़ा है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में कि अगर दो लाइन का ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल होता है तो नो सॉल्यूशन होता है। अगर ग्राफ जो है एक दूसरे को अगर ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ग्राफ मान लीजिए एक पहला लाइन का ये, दूसरे लाइन का ग्राफ ये रहा, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो 1 सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर ग्राफ एक दूसरे पे लाई कर जाता है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो जब या तो एक सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। और जब पैरेलल आता है तो वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। इन्होंने ऐसे आपसे क्या पूछा है कि कंसिस्टेंट है तो लाइन कैसी होंगी। सबसे पहला इंटरसेक्टिंग, हाँ इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल नहीं होगा। ऑलवेज कोइंसिडेंट होगा, ठीक है, कोइंसिडेंट ऑलवेज होगा नहीं, ऑलवेज नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों हो सकता है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, कोइंसिडेंट भी हो सकता है। इंटरसेक्टिंग होगा तब भी हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे और कोइंसिडेंट होगा तब भी हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। सो 31 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 में बोला है फिर वही सेम कि अगर ये इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1,
2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ये दे रखा है आपको इक्वेशन, ठीक है। और ये कह रहा कि अगर ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट मतलब क्या, लाइन क्या है, पैरेलल है। और जब लाइन पैरेलल होती है तो आपको याद होगा कि पैरेलल के केस में होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये पैरेलल का केस होता है, ठीक है। तो यहां से देख लीजिए हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a1 कितना है 3, a2 कितना है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 कितना है 1, b2 कितना है k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो पहले दूसरे को लेकर के हम k की वैल्यू सॉल्व करते हैं, इन दो फ्रैक्शन को लेकर के। इन दोनों में अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1, ठीक है। ये हो गया 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। इस 2k को उधर लाएंगे, 3k में से 2k घटेगा, कितना हो जाएगा k, माइनस 3 को उधर ले जाएंगे प्लस 3 एंड प्लस 3 माइनस 1 कितना 2, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अब ये k की वैल्यू 2 हो गई, इसमें ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है, D। बट अभी हम लोग श्योर नहीं है कि k की वैल्यू 2 ही होगी, क्योंकि 2 रख करके ये बराबर नहीं आना चाहिए। तो 2 रख के देखो क्या ये दोनों फ्रैक्शन बराबर नहीं आ रहे हैं, 2 रख के आप चेक कर लो। तो यहाँ पे 2 रखोगे तो 1 बाई 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, बराबर नहीं आएगा। मतलब अब हम श्योर हो गए हैं कि 2 ही ऑप्शन इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। The sides of two similar triangle are in the ratio 4:9. The areas of the triangle are in ratio. आपने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा होगा कि ट्रायंगल की साइड का जो रेशियो, ट्रायंगल की एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा कोई ले लूं मैं पी क्यू आर, ये सब इनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होते हैं। जैसे ए बी की बात करूं, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, है ना, ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। तो साइड आगे सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू, नीचे कितना हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर, है ना। तो यहां पे अगला तीनों साइड होगा, तो यहां पे साइड का रेशियो इसने दे रखा है आपको 4:9, तो एरिया का कितना हो जाएगा 4 यहां पे रखेंगे, 4 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 अपॉन 81। तो एरिया का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 अपॉन 81। डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 में ये कह रहे हैं टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड वर्टिकली। दो पोल है जो ग्राउंड पर वर्टिकली स्टैंड है, एक ऐसा रहा 6 मीटर का और एक है आपका 11 मीटर का। तो मान लो ये 11 मीटर का हो गया और ये है आपका 6 मीटर का, ठीक, ये है 6 मीटर का, ठीक है। ये दो पोल हैं, वर्टिकली ग्राउंड पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इज 12, उनके फुट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 12 मीटर है। सो आपको फाइंड क्या करना है, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, उनके टॉप्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है ये वाली, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करना है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेना है, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है हॉरिजॉन्टल इसके, ठीक है, और ये 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ये वर्टिकल है तो 90 ये भी बनेगा। अब ये देखो ये डिस्टेंस 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा और ये 6 टोटल 11 है, टोटल डिस्टेंस 11 है जिसमें ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 5, ऊपर वाला ये आपको 5 मिल जाएगा। ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, ठीक। अब हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी थी, उनके टॉप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना और इसमें हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13 मीटर, ठीक है। पाइथागोरियल ट्रिपलेट होता है 12, 5, 13 का, तो 34 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35।
34 का हो गया, 35 का देखिए। 35 में बोला है कि टू सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, इफ इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी और डी ई एफ में, इसने दे रखा है कि ए बी का रेशियो किससे, डीई से, बराबर किसके है, बी सी और एफ ई के बराबर है, और इज इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी, कुछ ऐसा दे रखा है। तो यहां से ट्रायंगल कौन सा बनेगा, तो आपने पढ़ा है कि आपको पता होगा कि सिमिलरिटी में हम लोग क्या देखते हैं, उसका ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर मैटर करता है इसमें, ठीक है। तो देखो अगर ऊपर से हम ट्रायंगल बनाए तो ए के बाद बी है और बी के बाद सी है, ऐसा बना ऊपर से, ठीक। नीचे से अगर देखें तो डी के बाद क्या है, डी के बाद ई है, और ई के बाद फिर यहां पे इसको ई एफ भी लिख सकते हैं। ई के बाद क्या हो जाएगा आपका एफ, है ना, ई एफ, और फिर एफ के बाद क्या, एफ डी, यहां डी एफ डी, हाँ ठीक है, क्लियर। तो यहां पे कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपस में किसी भी तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो देखो लास्ट ऑप्शन देखो तो यहां पे दिख रहा होगा बी सी ए, बी सी ए, उसके बाद से एफ डी ए, एफ डी ए, नहीं ये चौथा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी देखो यहां पे दिया है सी बी ए, यहां पे दिया है ट्रायंगल सी बी ए इट्स सिमिलर टू एफ डी ए, ये ऑप्शन देखो, और ये भी नहीं होगा, एफ डी ई, एफ डी ई ये हो सकता है, सी बी ए ऐसे, और एफ डी ये भी नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूं एफ डी ई, एफ डी ई, एफ फिर डी फिर ई, ठीक है। और यहां पे क्या दिया है ए बी सी, ये भी नहीं हो सकता है। इस पहले वाले को देखो एफ डी ई और सी ए बी, एफ डी ई, मतलब ये पहले एफ से शुरू कर रहा है, फिर डी लिख रहा है, फिर उसके बाद ई लिख रहा है। और इसमें क्या है, इसमें क्या लिख रहा है, सी से शुरू कर रहा है, फिर ए लिख रहा है, फिर बी। यहां पे देखो सी से शुरू करेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। तो ये सीक्वेंस को इसमें से ये वाला फॉलो कर रहा है सीक्वेंस को, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन ए जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। इसमें दिया है इस फिगर में कि एंगल ADE, ये वाला एंगल ADE बराबर है ABC के, ठीक है, और ये 2 है, ये 3 है, तो ये ट्रायंगल क्या होगा। तो देखो सिमिलरिटी की क्राइटेरिया आपने पढ़ी होगी ट्रायंगल में, ठीक है। यहां पे अगर ये वाला एंगल, अगर मैं दोनों ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, कौन सा, ट्रायंगल ABC मैं लूं, ट्रायंगल ABC बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, और छोटा वाला ट्रायंगल लिया मैंने ADE, ट्रायंगल ADE, ठीक है। तो सबसे पहले तो एंगल A दोनों में बराबर मिल जाएंगे, एंगल A दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो ये बराबर मिलेगा। और एंगल D जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल B के। बड़े वाले की बात मैं कर रहा हूं, तो बड़े वाले में इधर क्या है, एंगल B, एंगल B जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल D के, ठीक, ये हुआ, ओके। और अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC, ABC will be similar to triangle ADE, ट्रायंगल ADE। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, मीन्स हम लिख सकते हैं AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन AE, AC अपॉन AE, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें डेटा देखो क्या दे रखा है आपको, AD दे रखा है, ठीक, और AB दे रखा है, AB 2 3 5 हो जाएगा, तो यहां पे मैंने रखा 5 अपॉन AD कितना 2 इज इक्वल टू AE कितना दे रखा है, A ये वाला पकड़ो, ये वाला, इसको मान लो x है, ये वाला मान लो x। तो AC की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, लास्ट वाला पकड़ रहा हूं, तो AC की जगह पे मैं लिख सकता हूं 3 प्लस
x, ठीक है, और AE के जगह पे मैं रख रहा हूं 3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो हो जाएगा 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 6 प्लस 2x, है ना। यहां से इधर लाएंगे तो 2x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 9, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 9/2, x इज इक्वल टू 9/2। सो C इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 36। ठीक, आइए 37 देखिए। थर्टी सेवन में दे रखा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, देन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है जी, तो सिंपल सा एक ट्रिग्नोमेट्री का आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, इसको आपने थीटा लिया, इसको परपेंडिकुलर बोला, tan थीटा इक्वल टू p/b होता है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स k और यहाँ पे 4 टाइम्स k, और इसको मान लो जो भी है ये x है। तो 3 4 का आप जानते हैं पाइथागोरियल ट्रिपलेट 5 आता है, तो ये 5k हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, cos स्क्वायर थीटा, तो पहले cos थीटा निकालूंगा, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 हो जाएगा। साइन थीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। मुझे निकालना क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा मतलब 4 4 जा 16 अपॉन 25। ओके, हाँ, और साइन स्क्वायर थीटा कितना, 3 3 जा 9 अपॉन 25, तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना मिलेगा, 7 7 अपॉन 25 आंसर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 37। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 दिया, इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट्री अगर हैं तो a प्लस बी इक्वल टू 90 होना चाहिए क्या। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं, जब उनका सम 90 के बराबर होता है। तो a प्लस बी 90 अगर है कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो, अगर a प्लस बी 90 है तो a के प्लेस पे मैं 90 माइनस बी पुट कर सकता हूं। तो पहले वाले में देखो, साइन 90 माइनस बी रख दो a के जगह पे, तो 90 माइनस बी इज इक्वल टू, साइन भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे कॉस भी आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये पहला वाला ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, दूसरा कॉस 90 माइनस बी इज इक्वल टू साइन बी हो जाएगा, साइन बी, जबकि यहाँ पे कॉस बी दे रखा है, ये भी नहीं सही है। टेन की बात करो तो टेन 90 माइनस बी करोगे तो आपको मिल जाएगा कॉट ऑफ बी, ये भी नहीं सही है। ठीक है, तो बचा कौन सा, डी वाला ऑप्शन। चेक कर लेते हैं, सेक 90 माइनस बी, सेक 90 माइनस बी होता है कोसेक बी, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखो। द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, है ना जी, अप टू कहां तक, 89 तक। तो देखो tan 1 डिग्री है, इसके बगल में इसका कॉम्प्लीमेंट लिख लो 89 डिग्री, tan 89 डिग्री ऐसे लिखोगे। ऐसे ही फिर tan 2 डिग्री और इसके बगल में इसका कॉम्प्लीमेंट लिखोगे tan 82 डिग्री, ऐसे ही लिखते जाओगे और लास्ट में एक बच जाएगा tan 45 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, तो tan 89 डिग्री को मैं लिख सकता हूं क्या, 1 डिग्री को ऐसे रहने दूं, 89 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 1। ऐसे ही tan 2 डिग्री को मैं ऐसे ही छोड़ दूं और 82 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 2 डिग्री। ऐसे ही सब लिखते चला जाऊंगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता ही है ना जी। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो tan 1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री। ठीक है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये पहला पेयर भी 1 दे देगा, दूसरा पेयर भी 1 दे देगा आपको, तीसरा भी, ऐसे सारे 1 1 देते चले जाएंगे। बीच में tan 45 है, उसकी भी वैल्यू 1, तो ऐसे ही 1 1 का मल्टीप्लाई करते जाओगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1। सो
A is the right option for this question number 39. Okay, let us see question number 40. रूट में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, रूट के अंदर इसको रेशनलाइज कर दीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, ऊपर हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूले से। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये देखो रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि अंदर स्क्वायर में है, तो 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा, रूट से बाहर निकलेगा तो, या इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा होता है आपका कोसेक थीटा, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 40। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में दे रखा है इन्होंने कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको निकालना क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो ये देखो हमको ये इक्वेशन दे रखा है, इससे मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं साइन थीटा को यहीं रहने दूं, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे क्या चाहिए, कॉस के पावर 4 थीटा चाहिए। मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, तो इधर स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर करूंगा तो कॉस के पावर 4 थीटा हो जाएगा। अब जबकि दोनों मुझे साइन ही कॉस ही चाहिए, तो इस साइन स्क्वायर को फिर से मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लूं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस के पावर 4 थीटा। या इसको इधर भेज दोगे तो आपको ये आकर के ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, इधर बच जाएगा 1, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। हाँ, 42 में कह रहे हैं कि सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, तो देखो सेक ए को हम लोग लिखते हैं क्या, 1 अपॉन कॉस ए, 10a को लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और इंटू 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक जी, एलसीएम ले लोगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, और नीचे कितना कॉस ए हो जाएगा। यहां पे क्या है, इनटू में है 1 माइनस साइन ए। अब ये देखो 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी का, और नीचे क्या हो जाएगा आपका कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो मिलेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा कॉस ए। तो राइट ऑप्शन इज द डी, डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 42। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 43 में कह रहे हैं कि 35 इज रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा, देन द मीडियन इंक्रीज्ड बाई। तो पहले तो इसका मीडियन निकालो कि कितना है, तब ना पता करेंगे कितना इंक्रीज हुआ। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलो अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा इसमें कौन सा है, सबसे छोटा 30 है ना, तो सबसे पहले मैंने 30 लिखा, उसके बाद से 30 के बाद है 34, तो फिर 34 लिख लिया,
34 के बाद है 35, तो 35 लिख लिया। आई थिंक ये ऑलरेडी इसने दे रखा है, आपको अरेंज करके ही दे रखा है, ठीक है। तो अरेंज करके ही दे रखा है तो हमारा काम और आसान हो गया। काउंट कर लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो जब 8 है तो इवन नंबर है, तो मीडियन निकालने के लिए 8 का हाफ 4th ऑब्जर्वेशन और प्लस अगला 5th ऑब्जर्वेशन, और इन दोनों के अपॉन में कर देना होता है 2। तो इसमें देखो 4th ऑब्जर्वेशन कितना, 1 2 3 4 36, 5th ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा 37। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 73/2 मतलब 36.5, ये ओरिजिनल मीडियन है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि 35 को रिमूव कर दिया जाए, 35 ये जो है इसमें बीच में से इसको रिमूव कर दिया, तो अब रिमूव कर दिया तो बचा कितना, 7 बचा। तो 7 ऑड है, तो ऑड में क्या होता है 7 + 1/2 मतलब 8/2, 4th ऑब्जर्वेशन इसका क्या हो जाएगा मीडियन। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो 4th ऑब्जर्वेशन मतलब 37, ठीक है। तो न्यू मीडियन कितना होगा, मीडियन 2 जो निकालेंगे वो हो जाएगा 37, मीडियन 1 जो हम लोग निकाले हैं वो है 36.5। तो कितने की इंक्रीमेंट हुई, 0.5 की इंक्रीमेंट निकालना है, तो 36 इसमें से ये घटा दो तो 0.5 की इंक्रीमेंट हो गई। डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मीन ऑफ दिस इज 9, तो मीन का फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 + 7 + x + 8 + y + 14, और टोटल अपॉन क्या करना है, कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6, और ये मीन इसका इसने कितना दे रखा है आपको, 9 दे रखा है, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो 6 9 जा 54, इधर ऐड करोगे तो 6 + 7 13, 13 और 8 21, 21 और 14 35 हो जाएगा। तो ये नंबर वाला ऐड किया 35, फिर यहाँ पे आपको मिला x, यहाँ मिला +y, इसको इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 54 - 35 = x + y। 54 में से 35 घटाएंगे तो 9 और 1 19 हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। तो x + y = कितना मिलेगा आपको, x + y = 19। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। वन ऑफ द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द मोड, मोड को फाइंड करने का एक मेथड इंपीरिकल फॉर्मूला जिसको कहते हैं वो क्या होता है, मोड = 3 मीडियन - 2 मीन। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। (46, 47) पहले 46 देखिए। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो पहला कोऑर्डिनेट इसने क्या दे रखा है जी, पहला कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 3, -5, दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है -7, -4, -7, तीसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है 10, -k, 10, -k, और इसका सेंट्रॉइड आपको दे रखा है k, 1, सेंट्रॉइड g जो दे रखा है वो k, -1 दे रखा है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, बताइए। आप जानते हैं x = x1 + x2 + x3/3 एंड y = क्या होता है, y1 + y2 + y3/3। तो चलो यहाँ पे x के जगह पे k दे रखा है, तो पहले k पुट करो, तो k = x1 कितना 3, x2 कितना -7 और x3 कितना 10/3। तो ये हो जाएगा आपका कितना, k =
3 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे -4, -4 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको बच जाएगा 6, ठीक है। तो 6/3 मतलब 2, k की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। यहां से भी आप दूसरे वाले में से भी चेक कर सकते हैं, तो बट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है सी, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा 46 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। इन द फिगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपको फॉर्मूला पता होगा एरिया ऑफ सेगमेंट का। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करिए, तो पाई में आंसर दे रखा है तो पाई की वैल्यू मत रखिए, और यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है थीटा, तो 90/360 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई, आर के प्लेस पे कितना है 5 × 5 का स्क्वायर और अपॉन 4 हो जाएगा। थीटा के जगह पे आप रखेंगे 90 तो 94 हो जाए, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर माइनस 1/2 आर के जगह पे 5 का स्क्वायर और इंटू साइन थीटा, साइन मतलब क्या 90, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 25 π/4 -25/2, एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा, ये 25 पाई और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 50, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 π/4 कॉमन अगर ले लिया जाए, ठीक है, 25/4 कॉमन ले लिया जाए तो आपको अंदर क्या मिलेगा पाई -2, 25/4 पाई -2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 48, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस। तो डाई को एक बार फेंका जाता है, तो डाई को एक बार फेंकने का जो आउटकम होता है, सैंपल स्पेस होता है, वो होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसमें से एक बार फेंकने पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो इवन नंबर क्या है 2 4 6, प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1 2 3, टोटल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो आप डिवाइड करेंगे तो 1/2। ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। आई होप यू गाइज एंजॉय, ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जय गौर एंड आई एम योर रीजनिंग एजुकेटर। आज हम डिस्कस करेंगे एम स्टार मेंटल एबिलिटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 10th इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग मेडिकल भी एग्जाम हुआ था 10th में और एक इंजीनियरिंग हुआ था, तो इंजीनियरिंग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एट व्हाट टाइम आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक टुगेदर बिटवीन 6 and 7, ठीक है। यानी एक क्लॉक हम बना लें, एक क्लॉक बना ले और उसमें टाइमिंग शो करें 6 o'clock, क्योंकि क्या पूछ रहा है कि जब दोनों हैंड 6 और 7, ऐसा कौन सा टाइम होगा कि 6 जो है 6 और 7 के बीच में दोनों हैंड्स आपस में आकर के मिल जाए, ठीक है। तो यहां पर एक क्लॉक बना लेते हैं। पहला टाइमिंग क्या लिखेंगे 6 o'clock, टाइम लिखेंगे 6 o'clock। तो आफ्टर 6 o'clock कब ये दोनों हैंड्स, मिनट हैंड एंड आवर हैंड आपस में मिलेंगे, तो एग्जैक्टली हमें क्या निकालना है टाइम, क्या निकालना है एट व्हाट टाइम। टाइम इज इक्वल टू स्टूडेंट होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब डिस्टेंस की बात करें तो जब क्लॉक में 6 o'clock है तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट वो कितना होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री, क्योंकि यहां पर क्लॉक में डिस्टेंस हमको डिग्री के फॉर्म में लेना होता है। इसका मतलब ये हुआ मिनट हैंड यदि 180 डिग्री फॉरवर्ड हो जाए उस ड्यूरेशन में ये दोनों ही हैंड्स क्या होंगे कोइंसाइड हो जाएंगे, मिल जाएंगे। बट एक डाउट है कि जब मिनट हैंड 180 डिग्री मूव कर रहा होगा उस ड्यूरेशन में आवर हैंड भी लिटिल बिट फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है।
यानी हमें फिर जरूरत पड़ेगी दोनों की स्पीड की, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सबसे पहले दोनों की स्पीड निकालेंगे। उसके लिए हम ये जानते हैं कि 60 मिनट में मिनट हैंड अपना एक रोटेशन पूरा करता है। इट मींस वो 1 मिनट में कितना करेगा, 6 डिग्री। मिनट हैंड 60 मिनट में पूरा एक सर्कल रोटेट कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तो 360 डिग्री हो गया। 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। ये हमने निकाला मिनट हैंड की स्पीड, मिनट हैंड। सिमिलरली आवर हैंड की भी स्पीड होगी। आवर हैंड अपना एक रोटेशन 12 आवर्स में पूरा करता है, मतलब 360 डिग्री वो 12 आवर्स में पूरा करता है। तो 1 आवर कितना होगा स्टूडेंट, 30 डिग्री होगा। 1 आवर इज ऑल्सो इक्वल 60 मिनट, then we can say 60 minute is also equal 30 degree, then 1 minute is equal to 30 divided by 60, it means half degree। तो हमने यहां पर आवर हैंड का स्पीड निकाला, मिनट हैंड का स्पीड निकाला, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दो थिंग्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं और रिलेटिव स्पीड की बात आती है तो वहां पे हम उनके बीच का क्या लेते हैं स्टूडेंट, डिफरेंस लेते हैं। मतलब 6 डिग्री माइनस 1/2 इज इक्वल टू 11/2 डिग्री का डिफरेंस कितना आएगा, 11/2। हमने डिस्टेंस यहां पर देखा 180 डिग्री था, स्पीड चाहिए थी, लेकिन किसी एक की स्पीड नहीं पुट कर सकते थे, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड हमने निकाला 11/2। सिंपली डिवाइड कर देंगे 11/2 से, तो इट बिकम्स, ये दो का मल्टीपल होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 11। जब इसको आप कट करेंगे 11 से, तो ये कट होगा 3 टाइम्स 33, 3 यहाँ पर रिमाइंडर है, फॉरवर्ड होगा 30 हो जाएगा, 11 2 जा 22, 8 रिमाइंडर बचेगा, यानी 32 8/11 मिनट पर वो क्या होंगे, मिलेंगे। तो हम जो टाइमिंग ऐड करेंगे, पहला 6 के बाद वो अगर यानी मिनट हैंड आगे बढ़ा है तो 6 के साथ कनेक्ट करके आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है ना, 32 ऑल ऑफ 8/11 मिनट पास्ट 6, फर्स्ट ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है, फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रवीज क्लॉक शॉप 2 क्लॉक्स वर ब्रॉट फॉर रिपेयर्स। ठीक है भाई, रवि की दुकान में 2 जो क्लॉक है रिपेयर होने को आई। 1 क्लॉक हैज कुकू कमिंग आउट एवरी 16 मिनट। 2 क्लॉक है स्टूडेंट हमारे पास, 2 क्लॉक है, ठीक है। यहां से एक कुक्कू बाहर आता है, हर 16 मिनट में, एवरी 16 मिनट, ओके। While the other one has the cuckoo coming out every 18 मिनट। अगले में कब आता है वो, 18 मिनट में, ठीक है। टाइमिंग लिख लिया हमने, क्वेश्चन को आगे देखते हैं। Both cuckoos come out at 12 noon। दोनों एक साथ एक बार 12 बजे आ चुके हैं, यानी दोनों ही जो है कुकू 12 बजे की टाइमिंग पर आ चुके हैं, ठीक है। ये इनका कंबाइंड यानी एक साथ आए हुए हैं। When will they both come out together again? दोबारा वो कब आएंगे? तो स्टूडेंट, एक क्लॉक से कुकू 16 मिनट में बाहर आता है, दूसरे से 18 मिनट में। अच्छा, तो हमें एक ऐसा नंबर लेना होगा जो दोनों का कॉमन होगा, दोनों का मल्टीपल होगा। तो दोनों का मल्टीपल अगर नंबर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हम सिंपली क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे स्टूडेंट, 16 और 18 का। इनको एक साथ लाना है, एक साथ लाने के लिए कॉमन नंबर रिक्वायर्ड होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 8 और 9, ठीक है। अभी 8 और 9 डिफरेंट है, तो यहाँ पर सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 9 जा 72 एंड 72 2 जा 144। तो यहाँ पर एलसीएम का स्टूडेंट 144, यानी हमें ये समझ में आया 144 मिनट पर वो एक साथ जो है कुकू आएंगे। टाइमिंग है 12, तो इस 144 में 120 मिनट्स हाइट है, मतलब 2 आवर्स। तो हम 12 से पहले आवर पे जाएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर दूसरे आवर पे जाएंगे तो 2 हो जाएगा। 2 आवर्स कंप्लीट हो गए, 120 माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 24 मिनट, यानी 2 आवर्स तो हो गया, और ऐड करेंगे इसमें 24 मिनट, इट मींस 224। ऑप्शन कहां पर है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, तो एएम पीएम का कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। इन द ईयर 1996 द रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड। अच्छा, रिपब्लिक डे कब, यानी 26 जनवरी की बात हो रही है। हमें सबको पता है रिपब्लिक डे कब बनता है, 26 जनवरी को, और इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त।
तो 26 जनवरी 1996 को हमने रिपब्लिक डे मनाया, जो कि कब था? फ्राइडे को था स्टूडेंट। तो चलिए हमने लिख दिया इसको। ऑन विच डे वाज द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2000? अच्छा, हमसे वो पूछना चाहता है कि 15 अगस्त 2000 को कौन सा डे होगा, हम कब सेलिब्रेट करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने की कई मेथड्स हैं। ठीक है, तो एक मेथड ये है कि अगर ये जो दोनों ईयर गिवन है, ये दोनों ईयर गिवन है, अगर इनके बीच में गैपिंग कम हो, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर हो, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर इनके बीच में गैप मोर देन 10 ईयर्स हो, इट मींस 25 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, तो फिर उसको अदर ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फॉरवर्ड होकर के सॉल्व करेंगे। कैसे? एक रूल है, अगर डेट और मंथ सेम है, बस ईयर चेंज हो जाए, जस्ट अगला ईयर हो जाए 1997, तो स्टूडेंट हमको यहां ध्यान रखना है, हम एक ईयर से अगले ईयर पर जा रहे हैं। कॉमन क्या है? डेट और मंथ। तो इन दोनों ईयर्स में 12 मंथ्स होगा, इनके बीच में 12 महीने का गैप होगा। उस 12 महीने में, उस 12 मंथ्स में जो फरवरी है, वो कौन सी वाली फरवरी है? कौन सी वाली का मतलब वो फरवरी 28 है या 29 है। इट मींस हमको लीप ईयर और जनरल ईयर को यहां पर ध्यान रखना होगा। तो कैसे रखेंगे? इन दोनों में जो फरवरी आ रही है 96 की कौन सी आ रही है? 29 वाली आ रही है, लीप ईयर। तो हम +2 कर देंगे, फ्राइडे, सैटरडे, हम कहेंगे संडे आएगा। क्या देखा हमने? इन दोनों में अगर फरवरी 29 की है तो +2, 28 की है तो ओनली +1, देन 26 जनवरी 1998। ठीक है, तो 97 और 98 दोनों ही जनरल ईयर है, फरवरी 28 की होती है स्टूडेंट, तो यहां पर ओनली +1 होगा, मतलब मंडे। 26 जनवरी 1999 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ट्यूसडे, क्योंकि यहां पर भी दोनों ही जनरल ईयर है। लीप ईयर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? डिवाइडेड बाय 4। ठीक, अच्छा, देन आफ्टर 26 से 26 जनवरी 2000 पर हम आएंगे। तो यहां पर जो फरवरी है, ठीक है, अभी जो हमारी फरवरी है वो आई नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम 26 जनवरी पर रुके हैं, तो हम इसको भी जनरल ईयर ही ट्रीट करेंगे। तो आफ्टर ट्यूसडे क्या होगा? वेडनेसडे होगा। क्या होगा? वेडनेसडे होगा, क्योंकि 26 जनवरी है, अभी फरवरी इंक्लूड नहीं हुआ है। अब स्टूडेंट हम 2000 ईयर में पहुंच गए हैं जहां हमें जाना था, लेकिन अभी भी कई मंथ का गैप है। तो हम देखेंगे, हमें एक लॉजिक मालूम है स्टूडेंट कि अगर आज 1 तारीख है और 1 को मंडे है, तो अगला मंडे कब आएगा? तो सिंपली आप +7 कर देंगे, मतलब 8 जो तारीख होगी, 8 जो होगा उस दिन मंडे आएगा। अगेन मंडे फाइंड करना है तो +7 कर देंगे तो 15 आएगा, 15 को मंडे होगा। तो लॉजिक क्या बना कि हर 7 डेज पर डे रिपीट होता है। लॉजिक ये हुआ, तो हम देखेंगे कि यहां से हर 7 डेज पर डे रिपीट करते चलेंगे, लेकिन काफी बड़ा है तो डायरेक्टली एक बार ऐड कर लेते हैं। कैसे? जनवरी में कितने डेज बाकी रह गए हैं? तो 27, 28, 29, 30, 31, 5 डेज। आप यहां सिंपली लिखिए 5। ठीक है, जनवरी के बाद फरवरी। फरवरी कौन सी है स्टूडेंट हमारी? फरवरी हमारी 2000 वाली है, 29। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो अगस्त पे हमें जाना है स्टूडेंट। ठीक है, 1 मिनट, हमें क्या फाइंड करना है? 15 अगस्त 2000। तो अगस्त का हम पूरा एग्जैक्ट मंथ नहीं लेंगे, जिसपे हमें पहुंचना है 15। इन सबको हम ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो स्टूडेंट 202 आएगा। इन सबको ऐड करने पर कितना आएगा? 202 आएगा। यानी हमें हर 7 डेज पर डे रिपीट होता है, उस लॉजिक को लाना था, लेकिन ओवरऑल डेज कितने होंगे? 202 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7, 7 2 14, रिमाइंडर विल बी 6, इट बिकम 62। ठीक है, 7 8 56, बचा कितना यहाँ पर? 6, रिमाइंडर कितना बचा? 6। यानी ये 6 जो है 7 से डिविजिबल नहीं हो पाया स्टूडेंट। अगर ये भी 7 से हो जाता तो डे रिपीट हो जाता, बट 6 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो वेडनेसडे के बाद हम देखेंगे अगले 6 डेज पर क्या आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, हमको इसको फाइंड करना है स्टूडेंट। ठीक है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे।
तो फाइनली हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, ट्यूसडे। तो ऑप्शन में लिखेंगे ट्यूसडे गिवन है क्या, हाँ फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, जैसे ही आप क्वेश्चन में देखें यस्टरडे लिखा है, टुमारो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में टुडे आना चाहिए। टुडे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, टुडे। इफ द डे बिफोर यस्टरडे, टुडे के ठीक पहले यस्टरडे होता है, और यस्टरडे के भी पहले इसने कहा है बिफोर यस्टरडे वाज संडे, इट मींस यहां पर क्या था स्टूडेंट, संडे था, संडे था। व्हाट डे विल इट बी 3 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। अच्छा, डे आफ्टर सॉरी, डे आफ्टर टुमारो क्या होता है, टुडे, तो 1 and 2, दिस वन इज डे आफ्टर टुमारो, केवल फिल इन द ब्लैंक से आप शो कर सकते हैं, बट पूछा क्या है, आफ्टर 3 days, यानी डे आफ्टर टुमारो के बाद भी 3 days, तो ये रहा डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर 3, 1, 2, 3, यहां पे हमें जो भी डे है वो फाइंड करना है। देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगेन यू कैन गेट संडे, संडे, तो आंसर क्या बनेगा यहां पर, फर्स्ट, संडे इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स गिवन है स्टूडेंट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे तो 2 मैट्रिक्स दिया हुआ, कुछ नंबर और लेटर दिया हुआ है। सिंपली इसने हमें कहा है कि C कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 12। अच्छा, C को वो 12 कह रहा है, तो देखते हैं 12। तो देखिए स्टूडेंट, 12 दो तरीके से बनाया जा सकता है, कि पहले हम वर्टिकली यानी कॉलम को देखें, कि पहले हम रोज को देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले रो को देखना है, जैसे कि 12, 1 and 2, पहले मैंने 1 रो में लिया, फिर 2 कॉलम में। C है, बिल्कुल है। 43, 4 and 3 एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिए C पर कर रहे हैं, हमने वेरीफाई कर लिया। तो जब भी कभी मैट्रिक्स गिवन हो तो सबसे पहले हमें रोज देखना होता है, देन आफ्टर कॉलम। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है CHAR, इसका नंबर कोड क्या होगा, तो इसको ऊपर कर लेते हैं, अब लॉजिक हमने रीड कर लिया है। ठीक है, यहां पर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो CHAR, तो C स्टूडेंट, C हम कहां से लेंगे, C पहले हम रो फिर कॉलम, तब इतने सारे ऑप्शन हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। हम C के लिए, C में 4 लेटर है, ऑप्शन में देखेंगे 4 नंबर्स गिवन है सभी में। ठीक है, सभी में। तो ट्रिक ये होगा कि हम CHAR को, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करें। पहले हम R को ढूंढें, क्यों, स्टार्टिंग के जो नंबर्स होते हैं वो ज्यादातर सही आते हैं, ताकि हमारा टाइम कंज्यूम हो। तो हम देखेंगे R, फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, R का मतलब 85 होना चाहिए, तो 8 and 5। तो स्टूडेंट ये देखिए एक दूसरे को कहां पर, H पर जो है क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये तो गलत हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन लूं तो R का मतलब 78 होना चाहिए स्टूडेंट। तो देख लेते हैं, 7 and 8 हमको R दिखा, बिल्कुल सही है ये वाला। फिर A का मतलब 15 होना चाहिए, 1 and 5, हाँ ये भी सही है स्टूडेंट। फिर H का मतलब 77 होना चाहिए, तो 77, यहां पर देखिए इसको हटा लेते हैं। ठीक है, ये 7 और ये 7 मिलकर H है, बिल्कुल सही हो गया। C मतलब 31 होना चाहिए, तो 3 and 1, तो ये तो सारे ही सही आ गए, इसका मतलब कि B हमारा यहाँ पर सही है, B ऑप्शन सही हो गया। अगर कोई लेटर नंबर से मैच नहीं करता तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव कर जाते, तो यहाँ पर B इज राइट ऑप्शन। ठीक है, 54 अगर बात करें तो 54 का जो आंसर आएगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। सिमिलर मेथड के थ्रू अप्लाई करेंगे आप, लास्ट से जो है आप मैच करते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा C ऑप्शन। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन था तो डायरेक्टली मैंने आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। Raman is a student of 10th class. In his class, his position is 16 from the top and 49 from the bottom. What is the total number of student? तो जब भी कभी रोज या क्लास की बात हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हो, तो हम ये जानते हैं, फार्मूला जानते हैं कि टोटल इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, जो अपोजिट साइड्स होते हैं, चाहे वो लेफ्ट राइट हो या टॉप बॉटम हो, यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ है, टॉप एंड बॉटम, तो टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ये फार्मूला बनेगा टोटल निकालने के लिए। कैसे, अगर एक क्लास में 10 स्टूडेंट है
एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, ठीक है। m जो है, एक पर्सन m है, वो लेफ्ट साइड से स्टूडेंट 5th नंबर पे है, और वही m राइट साइड से स्टूडेंट 1 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड से किस नंबर पे था? 5th। इसका नाम है m। अगर मुझे टोटल निकालना हो स्टूडेंट, क्या निकालना हो? टोटल। और ये जो नंबर्स गिवन है इसको हाइड कर लें, तो हम क्या करेंगे? m का लेफ्ट 5, m का राइट 6, दोनों ही एंड हमने ऐड कर लिया, तो कितना आया? 11। लेकिन हमें एक्चुअली पता है कि 10 स्टूडेंट थे, 1 मोर हमें स्टूडेंट मिल रहा है, तो उसी 1 मोर को -1 कर लेते हैं, क्योंकि ये जो m है ये 2 टाइम्स से काउंट हो रहा है, लेफ्ट से भी राइट से, तो यू कैन गेट करेक्ट आंसर 10। तो फार्मूला क्या बना? टॉप प्लस बॉटम या लेफ्ट प्लस राइट -1। तो हियर इज टॉप इज 16 एंड बॉटम इज 49 -1, व्हाट यू कैन गेट? 64, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अनिल इज टॉलर देन सनी। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टॉलर हो, ठीक है, या यंगर हो, शॉर्टर हो, अगर कुछ इस तरीके से आता है तो हम ग्रेटर देन और लेस देन साइन का यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान तरीका हमारे पास है, सिंपल वे, बेसिक से जा सकते हैं। कैसे? अनिल इज टॉलर देन सनी, अनिल बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? अनिल को ऊपर लिख लेंगे और सनी को नीचे लिख लेंगे, थोड़ा सा गैप में। इससे सिंपली हमें समझ में आ रहा है अनिल बड़ा है। हु इज शॉर्टर देन बेबी, हु का मतलब यहाँ पर सनी से है, सनी इज शॉर्टर। अगर हु से ज्वाइंट हो रहा है दो सेंटेंस, इसका मतलब सेकंड पर्सन होता है, एंड यहाँ पर लगा होता तो फिर हम फर्स्ट पर्सन को यहाँ पर पढ़ते, रीड करते। तो सनी इज शॉर्टर देन बेबी। अच्छा, सनी बेबी से छोटा है, मतलब बेबी बड़ा है, तो हम उसको उसके ऊपर लिख देंगे, सनी के। अनिल इज टॉलर देन बॉस, अनिल जो है बॉस से बड़ा है। अच्छा, अनिल बॉस से बड़ा है, इसका मतलब बॉस उससे छोटा है, तो हम बॉस को यहाँ पर लिख देंगे। बॉस इज शॉर्टर देन सनी, लेकिन ये जो बॉस है स्टूडेंट, ये सनी से भी छोटा है। अच्छा, अनिल से तो छोटा है, सनी से भी छोटा है, तो हम इसको यहां से कट कर देंगे, हम बॉस को यहां लिख देंगे। तो देखिए इस केस में वो अनिल से भी छोटा है और सनी से भी छोटा है, ये सेटिस्फाई हो गए दोनों। अच्छा, बेबी इज शॉर्टर देन अनिल, बेबी अनिल से छोटा होना चाहिए, ऑलरेडी हमारे इस सीक्वेंस में वो बेबी छोटा है। हु इज शॉर्टेस्ट? बॉस इज शॉर्टेस्ट। बहुत सिंपल तरीके से इस आंसर को फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट्स फ्रूट, ट्री, फ्लावर। अच्छा, तो स्टूडेंट एक ट्री होता है, क्या फ्रूट और फ्लावर ट्री से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं? नहीं, दोनों कनेक्टेड होते हैं, लेकिन फ्रूट डिफरेंट चीज होती है, फ्लावर डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। ये फ्रूट और ये फ्लावर दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन पार्ट किसका होते हैं? ट्री का होते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। ट्रायंगल रिप्रेजेंट सिंगर। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर डायग्राम में वो लिखा ना हो तो हमें वहां पर ऐड कर लेना चाहिए, आंसर देते टाइम आसान होता है। तो ट्रायंगल मींस सिंगर, शॉर्टकट में लिख लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स डांसर, रेक्टेंगल ये वाला रेक्टेंगल जो है वो डांसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल रिप्रेजेंट्स म्यूजिशियन, ये सर्कल है, ये म्यूजिशियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर रिप्रेजेंट्स इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, तो स्क्वायर मिडिल वाला सेंटर में, ठीक है, शॉर्टकट में लिख लिया हमने। नेम द पोर्शन विच एक्सक्लूड सिंगर्स, हमको वो नाम लेने हैं जिसमें सिंगर ना हो, सिंगर को हमको छोड़ देना है स्टूडेंट। तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लिखे हुए हैं। सिंगर को अगर हम एलिमिनेट करें तो सिंगर ट्रायंगल में है, ट्रायंगल में 1 2 और 3 आता है, 1 2 और 3 हम स्किप कर देंगे, बचा क्या? 4 5 6 7। विच ऑप्शन? बी, बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, 59, ठीक है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन आ गया, वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहां पर एक लॉजिक होता है, स्टेटमेंट, कोई भी अगर ऐसा कंक्लूजन जो आउट ऑफ स्टेटमेंट हो वो डायरेक्टली हम रॉन्ग कर सकते हैं, और कोई भी कंक्लूजन जिसमें कंपैरिजन हो रहा हो तो उसको डायरेक्टली रॉन्ग कर सकते हैं। क्यों? जब हम कंक्लूजन में कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के लिए एडिशनल चीज हमें थिंग्स को ऐड करना पड़ता है, तो आउट ऑफ स्टेटमेंट बन जाता है। देखिए, डॉग्स हैव 4 लेग, डॉग को रिलेट किया गया है स्टूडेंट स्टेटमेंट पे 4 लेग। टेबल हैव 4 लेग, लेकिन स्टेटमेंट में डॉग और टेबल को रिलेट नहीं किया गया है, उनकी प्रॉपर्टीज बताई गई, ठीक है।
टेबल आर डॉग, भाई स्टेटमेंट में ऐसा बोला है क्या? नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। डॉग आर टेबल, नहीं, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, रॉन्ग है। इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज राइट, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। ठीक है, अपने साइड से कुछ भी यहां पर ऐड नहीं करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 60, अगेन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो डू नॉट add anything from your side, and out of statement, if conclusion is out of statement, then we can consider wrong. Private firm workers are hard working, देखिए स्टूडेंट, प्राइवेट फर्म जो वर्कर है वो हार्ड वर्किंग है। ठीक है, बहुत डायरेक्टली लिखा हुआ है। पहला पढ़ते हैं, सम हार्ड वर्किंग पर्सन्स आर प्राइवेट वर्कर्स। अब देखिए स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग पर्सन्स प्राइवेट फर्म वर्कर्स है, यहां पर भी वही है, प्राइवेट फर्म वर्कर्स हार्ड वर्किंग है। सम जोड़ा जा सकता है, ऑल की बात नहीं हो रही है, सम मतलब पहला वाला तो बिल्कुल स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अब देखिए आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं, वाई? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आउट ऑफ स्टेटमेंट है, क्या हमारे स्टेटमेंट में गिवन है? आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑलवेज रॉन्ग, इट मींस रॉन्ग, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ पर 60 क्वेश्चन हो गया हमारे। ओके, ठीक है, थैंक यू क्लास।